हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में। लेक्चर नंबर 2 है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा है एग्रीकल्चर। ठीक है, तो पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था एग्रीकल्चर के इंट्रोडक्शन के बारे में, और आज हम देखेंगे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। नाम से ही पता चल रहा है प्रिमिटिव का मतलब बहुत प्राचीन काल से, बहुत पुराने समय से जो मतलब फार्मिंग की जा रही है। और सब्सिस्टेंस का मतलब होता है ऐसी फार्मिंग जो अपनी फैमिली की नीड्स को कैटर करने के लिए की जाती हो। मतलब सिर्फ हमें क्या करना है, अपनी फैमिली की जितनी ज़रूरत है उतना ही फार्मिंग करनी है, वो है हमारी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस का मतलब फैमिली की नीड्स को सेटिस्फाई करना, दैट्स ओनली। और प्रिमिटिव का मतलब प्राचीन काल से जो पद्धति हम अपनाते आ रहे हैं, प्राचीन काल से जो सिस्टम हम अपनाते आ रहे हैं, वो प्रिमिटिव हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, इसको हम एक नाम और दिया गया है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। एक और नाम क्या है इसका, स्लैश एंड बर्न। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्यों कहते हैं? सपोज किसी एरिया में आप क्या करते हो, इसमें जो फॉरेस्ट होते हैं उस फॉरेस्ट को हम काट देते हैं, कट कर देते हैं, ट्रीज को कट कर दिया जाता है, मतलब स्लैश कर दिया गया। ठीक है, फिर उसमें क्या लगा दी जाती है, आग लगा दी जाती है, मतलब जला दिया जाता है। और उसके बाद जो उसकी ऐश बनेगी, राख जो बनेगी, उसको मिट्टी में मिला दिया जाता है, और फिर इस पर क्या की जाती है, फार्मिंग की जाती है। तो इसका एक और नाम क्या हो जाएगा, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। क्यों? क्योंकि इसमें एक पीस ऑफ लैंड को क्या कर देते हैं, कट करते हैं, वहाँ पर जो फॉरेस्ट होते हैं, कट करने के बाद उनको फायर, आग लगा देते हैं, बर्न कर देते हैं। उसके बाद जो ऐश बनेगी उसको मिट्टी में मिलाते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अब ये काम आज की डेट में कौन करता है? आपकी आज की डेट में इसको स्पेशली जो कुछ ट्राइब्स हैं, ट्राइबल एरियाज हैं, जो फॉरेस्ट एरियाज है, वहाँ पर ये की जाती है। बहुत ही लिमिटेड जगह पर आज की डेट में प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है। बहुत बड़े लेवल पर नहीं किया जाता था, मगर पहले बहुत ज़्यादा इसको यूज किया जाता था। अब इस फार्मिंग की अगर हम बात करें, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की बात करें, तो इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, हम इसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कोई भी मॉडर्न मीन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो मॉडर्न मेथड्स हैं उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। बिल्कुल ट्रेडिशनल है, पुराना परंपरागत तरीके से करते आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा इसमें प्रोडक्शन नहीं होता है, मगर इसमें कुछ नुकसान भी है। जैसे मान लो पेड़ों को आप जला रहे हो, तो इट विल डेफिनेटली लीड टू एयर पॉल्यूशन। इसकी वजह से क्या होगा, एयर पॉल्यूशन होगा। साथ के साथ में इसमें प्रोडक्शन जो लेवल है, प्रोडक्शन का लेवल भी क्या रहता है, कम रहता है। तो बहुत सारी समस्याएं भी हैं इसमें। ठीक है, तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, तो इसके जो बुक में दे रखा है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अभी भी फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के कुछ जगह पर इसको प्रैक्टिस किया जाता है, सभी जगह पर प्रैक्टिस नहीं किया जाता है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया जाता है ऑन ए स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड। स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड का मतलब है छोटी सी ज़मीन पर इसको किया जाता है। किसकी सहायता से? प्रिमिटिव टूल्स। प्राचीन काल से हम बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जैसे एग्जांपल दे रखा है हो, दाव, डिगिंग स्टिक्स, इनकी सहायता से इसको किया जाता है। और उसमें जनरली फैमिली मेम्बर्स होते हैं या कम्युनिटी लेबर होती है, उसकी सहायता से इसको करवाया जाता है। ये जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे इरीगेशन के लिए कुछ खास व्यवस्था तो उनके पास होती नहीं है। तो इसके कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग डिपेंड करती है। तो कोई पूछ ले कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, तो आपको बताना है मानसून। अगर मानसून होगा तो फार्मिंग अच्छी होगी, और मानसून नहीं है तो फार्मिंग अच्छी नहीं होगी। मानसून का मतलब है वही आपको पता है, आपके जून जुलाई में इंडिया में रेनफॉल स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अगर स्पेशली हम साउथ इंडिया की बात करें तो जून में मानसून आ जाता है, और फिर नॉर्थ इंडिया में जुलाई तक मानसून आ जाता है। तो फार्मिंग तब कब अच्छी होगी, जब मानसून अच्छा होगा, मतलब बरसात अच्छी होगी। दूसरा, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल की फर्टिलिटी पर भी डिपेंड करती है। अगर सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी है तो फार्मिंग अच्छी होगी, फर्टिलिटी कम है तो फार्मिंग कम अच्छी होगी। सूटेबिलिटी ऑफ अदर एनवायरमेंटल कंडीशंस टू क्रॉप ग्रोन। तो मतलब आपको देखना पड़ेगा जो क्रॉप आप उगा रहे हो, वहाँ पर क्रॉप जो ग्रो कर रहे हो आप, क्या वो वहाँ की एनवायरमेंटल कंडीशंस को सूट करेगी या नहीं करेगी। अब हर क्रॉप हर एनवायरनमेंट में नहीं ग्रो की जा सकती, आपको पता है। इसीलिए आपको पता होगा हम यहाँ पे इंडिया में अपनी सीजन्स के हिसाब से क्रॉप्स ग्रो करते हैं, जैसे रबी की क्रॉप, खरीफ की क्रॉप, जायद की क्रॉप्स। इस एग्रीकल्चर का एक और नाम क्या है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ध्यान रखना। और एक नाम और इसका हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से जानते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब क्या है, जैसे मान लो आज आपने क्या किया, इस वाली जगह पर जो आपके पेड़ पौधे हैं, इस वाली जगह पर आपके जो पेड़ पौधे हैं उनको आपने कट कर दिया, आग लगा दी, और यहाँ पे जो ऐश है उसको यहाँ पे मिला दिया, और यहाँ पर खेती कर ली। अब 2-3 साल बाद क्या होगा, इसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी, तो लोग क्या करेंगे, इस जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर चले जाएंगे, फिर वहीं काम। वहाँ पे जो फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट को कट करेंगे, कट करने के बाद उनको आग लगा देंगे, बर्न कर देंगे। फिर यहाँ पर जो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी ऐश उसमें मिलाने पर। फिर यहाँ पर 2-3 साल खेती करते हैं,
फिर इसकी फर्टिलिटी कम होगी तो अब इसको छोड़ देंगे, छोड़ने के बाद फिर तीसरी जगह पर चले आते हैं, फिर वही काम। तो लोग बाग क्या है, एक जगह पर परमानेंटली इसको नहीं करते, आज यहाँ पर कर रहे हैं, इसको छोड़ के फिर यहाँ पर चलेंगे। कब छोड़ के जाते हैं, जब इसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। तो ध्यान रखना, इसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है सारी चीज़ें। फार्मर्स क्लियर ए पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली। तो फार्मर क्या करता है, एक जो ज़मीन होती है, ज़मीन का टुकड़ा जो होता है उसको क्लियर करता है, फिर वहाँ पे वो सीरियल्स उगाता है, सीरियल मतलब अनाज उगाता है, और फूड क्रॉप्स उगाता है अनाज के अलावा, जिससे वो अपनी फैमिली की नीड्स फुलफिल कर पाए, जिससे वो अपनी फैमिली की सस्टेन कर पाए, फैमिली को बचा के रख सके। जब सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है, व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेस, फार्मर शिफ्ट एंड क्लियर फ्रेश पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन। तो मैंने बताया था ना, आज मान लो फार्मर यहाँ पे खेती कर रहा है, जब इसकी फर्टिलिटी कम होगी छोड़कर कुछ ही दूसरी जगह पे चला जाएगा, फिर वहाँ पे फॉरेस्ट को कट करेगा। तो जैसे ही सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है तो फार्मर दूसरी जगह पर शिफ्ट कर जाता है, और फिर दोबारा से फ्रेश पैच ऑफ लैंड जो होती है उसको वो दोबारा से क्लियर करेगा, फिर बर्न करेगा, फिर उसकी जो ऐसे उसको सॉइल में लाएगा और फिर उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, तो फिर यहाँ पे खेती करेगा। फिर 2-3 साल बाद इसको भी छोड़ देगा। तो सॉइल की फर्टिलिटी जब तक रहती है जब तक करते हैं, तो नॉर्मली 3-4 साल में फर्टिलिटी कम हो जाती है। दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउज नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल थ्रू नेचुरल प्रोसेस। देखो इसमें क्या होता है, जब आप यहाँ पे खेती कर रहे हो, जब इसकी फर्टिलिटी कम हो गई तो आप दूसरी जगह पे चले गए, इसको ऐसे ही छोड़ दिया, तो यहाँ पे नेचुरल तरीके से सॉइल की फर्टिलिटी ग्रो मतलब बढ़ेगी। यहाँ पे पेड़ पौधे दोबारा से उगने लग जाएंगे, फिर उनके जो रेजिड्यू हैं प्लांट और एनिमल्स के, वो यहाँ पर नीचे गिरने लगेंगे, ह्यूमस कंटेंट बढ़ने लगेगा। तो नेचुरल तरीके से इस सॉइल की फर्टिलिटी ग्रो करेगी। तो नेचुरल तरीके से, बट इसमें समय लगता है, बहुत आसान नहीं है। आज की डेट में तो हम क्या करते हैं, फर्टिलिटी कम है तो हम फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, मगर यहाँ पर फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं करते। लैंड प्रोडक्टिविटी इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज लो। अब देखो यहाँ पर जो ज़मीन की जो प्रोडक्टिविटी होती है, सपोज एक तो आप यहाँ नेचुरल तरीके से ग्रो कर रहे हो और एक में आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये वाली जो ज़मीन है इसमें प्रोडक्टिविटी कम आएगी, और जहाँ पर फर्टिलाइजर्स का केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आएगी। प्रोडक्टिविटी का मतलब जैसे मान लो यहाँ पर 2 बोरी अनाज निकल रहा है, यहाँ पर 5 बोरी अनाज निकल रहा है, तो ये बोरी जो है प्रोडक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, तो वो क्या करते हैं यहाँ पे, वही खेतों को मतलब जो एरिया है उसको कट कर देंगे, आग लगा देंगे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे जला देते हैं। तो इससे एक चीज़ और एक प्रॉब्लम हो रही है, क्या हो जाता है, डिफॉरेस्टेशन, एक समस्या और क्या बढ़ जाती है, डिफॉरेस्टेशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, ये भी समस्याएं इसके साथ साथ। ठीक है, अच्छा, अब इस वाली एग्रीकल्चर को, जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है वर्ल्ड में। वर्ल्ड का मैप मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो मिल्पा, इसको मिल्पा के नाम से बोला जाता है, कहाँ पर, मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में, मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका। ठीक है, तो देखो ये वर्ल्ड का मैप है, यहाँ पर यूएसए के नीचे मैक्सिको है, और ये बीच में जो कंट्रीज है इनको हम बोलते हैं सेंट्रल अमेरिका, फिर नीचे है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा ये है ब्राज़ील, और ऊपर है वेनेजुएला, ये अफ्रीका है, और ये अपना इंडिया, और यहाँ पे जो कंट्रीज है इनको बोलते हैं साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। साउथ ईस्ट में आपको जैसे ये तो पूरा इंडोनेशिया हो गया, और यहाँ पर है आपका वियतनाम। ठीक है, तो ये इनके नाम आएंगे, तो ध्यान रखना। मैक्सिको में और सेंट्रल अमेरिका में इसको किस नाम से जाना जाता है, मिल्पा। कौन जाना जाता है इसको, वेनेजुएला में, यहाँ पर वेनेजुएला है, वेनेजुएला में इसको बोलते हैं कॉनको। ब्राज़ील आपने नाम सुना ही होगा, ब्राज़ील में इसको रोका बोलते हैं। कौन सी खेती को, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या /1 एग्रीकल्चर को। सेंट्रल अफ्रीका, ये पूरा अफ्रीका है, तो अफ्रीका का सेंट्रल जो भाग है इसको बोलते हैं मसोले। और इंडोनेशिया, ये वाला जो एरिया है इंडोनेशिया में, इसको बोलते हैं लडांग। और वियतनाम, यहाँ पे वियतनाम है, वियतनाम में इसको बोलते हैं रे। ठीक है, तो इनके नाम आपको याद करने, कंट्री मैंने आपको बता दिए। और देख लो आप यहाँ पे, ये वेनेजुएला होगा, पूरा की पूरा जो मैप है ये साउथ अमेरिका का है, ये ब्राज़ील हो गया, ब्राज़ील के ऊपर है यहाँ पे वेनेजुएला। ठीक है, और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की बात करें तो पूरा की पूरा क्या हो गया आपका, इंडोनेशिया। और यहाँ पर ये जो रेड कलर का दिखा रखा है ये है वियतनाम। किसकी बगल में है, वियतनाम। यहाँ पे आप देखो कंबोडिया, थाईलैंड, इनकी बगल में, चाइना के नीचे। ओके, अब इंडिया में भी इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश की बात करें तो ये मध्य प्रदेश है, जिसकी कैपिटल क्या है, भोपाल। तो मध्य प्रदेश में इसको बोलते हैं बेबाड़ या फिर दहिया के नाम से। आंध्र प्रदेश, कहाँ है आंध्र प्रदेश, ये रहा आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में इसको बोलते हैं पोडू या पेंदा। ठीक है, उड़ीसा की बात करें, ये रहा आपका उड़ीसा, जिसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा में इसको बोला जाता है पामादाबी या कोमान या ब्रिंगा, उड़ीसा में बोला जाता है। हो सकता है इसको लोकल लैंग्वेज में कुछ और प्रोनाउंस करते हो। ठीक है, वेस्टर्न घाट की बात करें तो देखो इंडिया के इस वाली साइड में है, 9th में आपने पढ़ा हुआ, इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट। ठीक है, यहाँ पर माउंटेन्स हैं, कुछ हिली एरिया है, इस वाले एरिया को वेस्टर्न घाट बोलते हैं। तो वेस्टर्न घाट में इसको बोलते हैं कुमारी।
और साउथ राजस्थान की बात करें तो ये राजस्थान का साउथ वाला हिस्सा हो गया, यहाँ पर इसको बोलते हैं वालरे या वालथ्रे, वाले या वालथ्रे, साउथ ईस्ट में मतलब सॉरी। तो ये साउथ और ये ईस्ट, तो इस वाले एरिया की हम बात कर रहे हैं, साउथ ईस्ट राजस्थान में इसको वाले या वालथ्रे के नाम से जाना जाता है। हिमालय बेल्ट, हिमालय बेल्ट का मतलब ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं हिमालय बेल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बोला जाता है खिल। झारखंड की बात करें तो बिहार में से आपको पता है एक राज्य बना था झारखंड 2000 में, जिसकी कैपिटल है रांची, ठीक है, और यहीं के हैं आपके महेंद्र सिंह धोनी झारखंड के। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं कुरुबा, कुरुबा बोला जाता है। झूमिंग अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले जो स्टेट दिखा रखे हैं आपको, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ठीक है, इन वाले स्टेट्स को हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो नॉर्थ ईस्टर्न में इसको बुलाया था झूमिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। झूमिंग कहाँ पर बोलते हैं इसको, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में बोलते हैं, जैसे आसाम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। मणिपुर नीचे नीचे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे मणिपुर है, मिजोरम के ऊपर मणिपुर में इसको बोलते हैं पामलोग। और छत्तीसगढ़ का एक डिस्ट्रिक्ट है बस्तर। तो छत्तीसगढ़ कहाँ है, ये देखो छत्तीसगढ़ ये रहा, मध्य प्रदेश में से ही छत्तीसगढ़ निकला था 2000 में, ये चीज़ ध्यान रखना। तो छत्तीसगढ़ में एक डिस्ट्रिक्ट है बस्तर, वहाँ पर इसको बोलते हैं दीपा। और अंडमान निकोबार में भी इसको दीपा के नाम से जाना जाता है, किसको, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को जाना जाता है, ठीक है। क्या प्रॉब्लम्स है इसमें, हाई लेवल ऑफ डिफॉरेस्टेशन, बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होता है, फॉरेस्ट कट कर दिए जाते हैं, तो इससे नुकसान है, बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट पर नुकसान पड़ता है। हाई लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन होता है, प्रोडक्शन लेवल जो होता है बहुत कम होता है, ये कुछ समस्याएं। तो यहाँ पर ये वाली हमारी एग्रीकल्चर फिनिश होती है। आई होप आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आई होंगी। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।